जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSR क्लासेस में। दोस्तों हम देखने वाले हैं सीटेट 2016 के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ये आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन है, जो कि 2016 में पूछे गए। 2016 से लेकर दोस्तों हम 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी करेंगे इस 15 दिनों में, जो क्योंकि आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को है। ठीक है, अभी भी हमारे पास 15-20 दिन 16 लगभग बचा हुआ है। उसमें हम कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन आपको 2 पेपर यानी 2 वर्ष का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उपलब्ध करा दें। तो दोस्तों इसी तरह के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल JSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डाले आप देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि बाल एवं विकास क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। पहला क्वेश्चन कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं तो याद रखिए इसमें बच्चे को आप इंपॉर्टेंट देना है। किसको देना है? बच्चे को इंपॉर्टेंट देना है। ठीक है, अपने आप को नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहता है कि पहले ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है सहयोगी प्रोजेक्ट, मानवीकृत प्रशिक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्परण के प्रश्न, बहुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो याद रखिएगा इसमें से आपका जो सही आंसर है वह है सहयोगी प्रोजेक्ट। क्योंकि देखिए बच्चे को जितने ज़्यादा हम कार्य क्या कहता है प्रोजेक्ट देंगे, अपने से करेंगे, बच्चे उससे अधिक सीखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा है, पहला का है सहयोगी प्रोजेक्ट। मानवीकृत निमानवकृत जहाँ भी शब्द देखिएगा वो तो आंसर होगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला, शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हो, बच्चे को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। तो याद रखिए हम आपको अभी क्या बताएं कि बच्चे को इन पर इंपॉर्टेंट देना था। तो बच्चे पर हम कठोर नियम लागू कर नहीं सकते, ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए शिक्षण आकलन के समान और मानक तरीका आपकी बताया आपको कि मानक वर्ड यहाँ है उसको काट देना है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। अब देखिए जब बच्चे एक ही क्लास में तो उनको अलग अलग कर नहीं सकते, तो ये भी आपको ऑप्शन होगा नहीं। तो आपको बचा कौन कि बच्चों से बातचीत करें बेहतर है, उनके दृष्टिकोण को महत्व दे कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या परेशानी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकलनपूर्ण उद्देश्य होता है यदि, बोलता है आकलनपूर्ण जो उद्देश्य है वो होता यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रति पुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो याद रखिएगा आकलन का उद्देश्य पूर्ण होगा तभी जब, याद रखिएगा जहाँ भी तुलना की बात है वो तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, जहाँ भी बच्चे में भय और तनाव का स्थिति देखिए वो आंसर नहीं होगा। याद देखिएगा, और याद देखिए कोई भी एग्जाम मन के लिए भी कोई चैप्टर देखिए बच्चे में सबसे अधिक फीडबैक जरूरी है कि बच्चे जैसे मन के लिए हम एक चैप्टर पढ़ाएं तो बच्चे क्या सीखा नहीं सीखा उससे हमको क्या करना है, फीडबैक लेना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर आप? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो याद रखना है ऑप्शन पर ये सत्तावादी, अधिन्यायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता। तो याद रखिएगा जो NCF 2005 में बात कही गई शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सत्तावादी नहीं है, क्योंकि देखिए हम बच्चे हैं उनको इंपॉर्टेंट नहीं देना है, अनुमतिपरक भी नहीं रखना है हमको, अधिन्यायकीय भी नहीं देना है, उस पर अधिकार नहीं जमाना है। तो याद रखिए हम बच्चे की सुविधा करते हैं क्या, NCF 2005 कहता है कि हमें जहाँ तक संभव हो बच्चे को सुविधा देना है, उसको सुविधादाता के रूप हम काम करेंगे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सुविधादाता के रूप में क्या करेंगे, शिक्षक भूमिका निभाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान समझाते हुए एक विधि कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों को दिखा। ठीक है, तो ऑप्शन है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, का एकमात्र निर्धारण होती है, के साथ संबंधी नहीं मानी जाती है, पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जब देखिए जब हम समझाते हैं अनुसंधान सुझाते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ, ये तो कोई तुक नहीं हुआ, आपका संबंधित नहीं, जहाँ भी नहीं रहे नेगेटिव क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, एकमात्र जहाँ वर्ड देखिए उनको भी आंसर नहीं लेना है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए कि पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना चाहिए। एक काल्पनिक लक्ष्य जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ेगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो ये आपको बताएं कि काल्पनिक जहाँ भी वर्ड है आपको काट देना है, वो आंसर नहीं हो सकता है। बच्चे की वो क्षमता न हो इसके लिए बच्चे हानिकारक है, ये भी वर्ड नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये भी नहीं होगा। विद्यालयों पर भार बढ़ गया, देखिए जब स्कूल खोलें तो बच्चे आए तो उससे भार का कोई तुक नहीं निकलता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण कि बच्चे हैं उसको क्या किस दृष्टिकोण से उसको पढ़ाना है, उसके लिए क्या विषय वस्तु होना चाहिए, सब चर्चा करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विधि प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला आंसर है ऑप्शन है कि गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस करा सकते हैं। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही, क्योंकि इसे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो इसमें अनुभव को अगर बढ़ाती है तो अनावश्यक, देखिए नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये तो होगा नहीं, अनावश्यक ये तो हो नहीं सकता है। आपका श्रेणीबद्ध, किसी भी कक्षा में किसी को बच्चे को हमेशा श्रेणीबद्ध नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आगे है कि स्वयं अलग अलग महसूस करेंगे। देखिए दुविधा अलग अलग किसी बच्चे को कर नहीं सकते हैं, तो ये सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के से अनेक कौशल सीखते हैं। देखिए जब बच्चे आपस में बात करेंगे तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, पहला ऑप्शन है श्रवण और समर्था वाले बच्चे के विद्यालय में भेज देना चाहिए, ये नियमित विद्यालय में नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाना चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराएगा। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेगा। तो सुनने में जो असमर्थ बच्चा है तो याद रखिएगा उनके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कर। देखिए बच्चे हैं सुनने में ये समर्थ है ना, उसको ऐसा थोड़ी है कि विद्यालय में नहीं रखेंगे तो नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, आपका उनको लाभ नहीं उठा पाएगा, ऐसा कोई बच्चा है मन के लिए सुनता है नहीं, पढ़ भी सकता है ना, तो इसका मतलब लाभ तो उठाएगा जरूर, ऑप्शन नहीं होगा। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेगा। देखिए हम जानते हैं कि बच्चे सुनने में समर्थ है, तो ऐसा नहीं कि प्रदर्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन आपका सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनुक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो देखिए बोलता है प्रतिभावान शिक्षार्थी, जो प्रतिभा शिक्षार्थी हैं वह कभी आक्रमण और कुंठित तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अगला है कि वो बहुत तुक मिजाज भी नहीं होता है, छोटे मिजाज का नहीं होता है। वह रस्मी व्यवहार नहीं करता है किसी के साथ। तो याद रखिएगा उसके लिए जो प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए, शिक्षार्थी के लिए जो मीन हो जाएगा, जो आंसर है वह हो जाएगा आपका कि यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित होता है और उब जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कब? अधिक से अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। देखिए पुरस्कार की बात है तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, आपका आंसर कट गया। अगला है ड्रिल और अभ्यास द्वारा। देखिए ड्रिल अभ्यास द्वारा बच्चे में प्रभाव को बढ़ा नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन करके। देखिए प्रतियोगिता तो कराना है, जहाँ देखना है प्रतियोगिता सब, वो तो आंसर होगा नहीं। बेहतर है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है। अगला ऑप्शन है बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के प्रति अन्वेषक है।
तो बच्चों के बारे में याद रखिएगा, वह निष्क्रिय प्राप्तकर्ता तो कभी नहीं करता। बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं, बच्चे समस्या समाधान करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता है, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 के इसमें आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने, क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में संप्रयात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। पहला ऑप्शन है पुराने प्रत्यय से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय को अपने आप समझ जाना, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो याद रखिएगा, अब पहले बताएं कि बच्चे को तो दंड देना ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए दंड खत्म हो गया, ये आंसर खत्म हो गया। आगे है कि याद करने के लिए किसी बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करना है, पुराने प्रत्ययों के किसी संदर्भ के बिना नए कोई बच्चे को सिखाना नहीं है। क्या देखिए, कोई भी क्लास अगर पढ़ाते हैं, अगर अगली क्लास में बच्चा जाता है तो उसको पिछली कक्षा से जोड़ के पढ़ाया जाता है। तो याद देखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या जाना चाहिए। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संख्यात्मक कुशलताओं पर ध्यान का केंद्रित होता हो और बल दिया जाता हो। जहाँ शिक्षक सारे अधिगम को में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो याद रखें, अभी बताएं कि बच्चे इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे कभी निष्क्रिय क्लास में तो रहेंगे नहीं, आपका ऑप्शन डी तो होगा नहीं। दूसरा बोलता है जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संख्यात्मक कुशलताओं पर ध्यान का केंद्र हो। तो याद रखिएगा, सिर्फ पर गणित की नहीं और सब विषय पे भी ध्यान देना है। आगे कहता है जहाँ शिक्षार्थी एकाधिकारवादी हो, शिक्षक खुद कभी कुछ एकाधिकार होने नहीं है, तो सिंपल आंसर आपका ये हो जाएगा, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और अनुभव करते हुए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता देखता है और कहता है एक पंछी, इसमें बच्चे के विचार के बारे में आप क्या पता लगा सकते हैं। पता चलता है कि बच्चे में स्मृति पहले से भंडारित होती है। ठीक है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने हुनर को बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों को विकास किया है। तो याद रखिएगा, जब बोलता है कि पक्षी देखा और कहता है कौवे को उड़ता देखते बोलता है पंछी है, तो याद रखिएगा बच्चे के मन में चलता है कि कभी पक्षी क्या है, एक प्रकार के पक्षी जो उड़ते हैं। कई बच्चे को बताया कि जो उड़े हुए पक्षी होते हैं, तो आपका ऑप्शन सिर्फ बी हो जाएगा कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ठीक है, केवल बी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। चलो इसे कर पहला है, चलो इसे करने उसके करने के पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। देखो बच्चे को जब भी हम प्रोत्साहित करना है तो ये नहीं कहेंगे, बच्चे को कभी उस पर दबाव नहीं डालना है। तो देखिए पहला कहता है चलो इसे उसके करने के पहले समाप्त कर। देखिए कोई बच्चा कर रहा है, किसी करने की क्षमता दे रहे तो वो कर सकता है, ऐसा नहीं कि उससे पहले अगवा जाएगा, तो आप कहते हैं ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कि तुम उसके जैसे नहीं कर सकते, हमको किसी से तुलना नहीं करना है, बच्चे का काम जल्दी पूरा करने, टॉफी उसको टॉफी भी नहीं देना, लालच नहीं देना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो पहला ऑप्शन है उसे चिंता और डर पैदा करके, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद कर देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी। तो अभी तो बोले कि बच्चे को हमको पुरस्कार नहीं देना है, आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। उसमें चिंता और डर पैदा नहीं करना है,
प्रतियोगात्मक परीक्षा यानी दूसरे के साथ उसको प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न नहीं करना है। तो सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें से निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होता है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, क्या कि पॉजिटिव आंसर है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले देख लेते हैं। रट वाला तो होगा नहीं, दंड भी देंगे नहीं बच्चे को। ऐसा काम करें जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। अच्छे अंक पाने के लिए कोई बच्चे को हमको पढ़ाना नहीं है, ठीक है, उसके अंदर को प्रभाव क्या कहता है, एक प्रकार का प्रेरणा लाना है। तो आपका ऑप्शन ए परफेक्ट है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की एक प्रथा है। निरंतर तुलनात्मक, अभी आपको बताए तुलना करना नहीं है। शारीरिक दंड, बच्चे को दंड भी नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद प्रतियोगात्मक कक्षा, उसके प्रतियोगात्मक किसी के साथ उसका क्या कहता है प्रतियोगिता नहीं करना है। तो व्यक्ति के सापेक्ष अधिगम आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास जो है हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, ठीक है। भिन्न से एकीकृत, एकीकृत से भिन्न की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो जो सिर पदाभिमुख है वह है सिर से पैर की ओर विकास करता है किसी भी, यदि उसको मस्तक मदोमुखी कहते हैं। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जन्म का पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था या फिर प्रारंभिक बचपन का समय। तो याद रखिएगा जीन पियाजे ने आपका जो है जीन पियाजे ने जो है बच्चों की 4 अवस्था बताया, जिसमें से भाषा का जो सबसे संवेदनशील समय होता है वो होता है आपका प्रारंभिक बचपन का समय। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। याद रखिएगा जीन पियाजे ने बच्चों की 4 अवस्थाएं बताए थे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजती है और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। तो याद रखिएगा आंसर जो होगा वो होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण भाग हो सकते हैं। परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो जो गौण भाग हो सकते हैं तो देखिए पहला तो विद्यालय और पास पड़ोस कौन हो सकते हैं, आपका ऑप्शन बी। बच्चे के सामाजिकरण में जो गौण भाग होते हैं विद्यालय और पास पड़ोस होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 23 नंबर क्वेश्चन कहता है लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण क्या है। संतुलन, सामाजिक अनुक्रिया, मानसिक प्रारूप, स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो बच्चों में संज्ञात्मक विकास का जो मूल कारण वह है सामाजिक अनुक्रिया का। एक बच्चे समाज में रहकर ही बहुत चीज़ सीखते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपनों की विषय वस्तु के किस सोपन के अंतर्गत आएगा। यह स्टेटमेंट देता है यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन पहला है दंड अज्ञानता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की या लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो जब आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत ये आएंगे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो याद देखिए अधिगम के लिए जो आवश्यक है वह है विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 26 नंबर कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु
नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, समायोजन और अनुकूलन, समावेशन और अनुकूलन, सामीकरण और संशोधन, समावेशन और संयोजन। तो याद रखिएगा, इनको जो जाना जाता है वह आपका ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का था आपका, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है। तो याद है प्रगतिशील कक्षा जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आवृत्ति को बढ़ाता है। ठीक है, अगला है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चे बुद्धि विकसित हो सकें। 28 नंबर क्वेश्चन था, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए वो विधियों को एक ऐसा रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता ये भाग्य है और यह एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो आपका जिसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन है सी है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधि से पढ़ाने के लिए वो विधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपका कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है जीन पियाजे और लेव वेगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों को अंतर केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वेगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुक्रिया के रूप में करेगा और लेव वेगोस्की से खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेव वेगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो याद रखिएगा 5 साल का कोई लड़की एक टी शर्ट अगर करते हुए अगर अपने आप से बात करती है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जीन पियाजे और लेव वेगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना। तो याद रखिएगा लिंग जो है वह है आपका लिंग है, लिंग जैविक सत्ता है। लिंग क्या है, एक प्रकार का जैविक सत्ता है। तो दोस्तों ये थे कुल हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के कुल 30 क्वेश्चन थे CDP के बाल विकास के, जो कि 2016 के थे। दोस्तों आप बने रहिए, इसी तरह के हम 2023 तक के जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हैं सभी को एक एक करके हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए, दूसरे को शेयर कीजिए, या अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।